सो क्वेश्चन में 5x² इज इक्वल टू 4x+7 दिया था, हमने इसको इसके जनरल फॉर्म में लिख लिया. इक्वेशन इज 5x² - 4x - 7 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. लेकिन इस बार यहाँ पे देखोगे 1 के अलावा कोई और कोएफिशिएंट आ चुका है. ठीक है, जब 1 होता था तब हम क्या करते थे, सीधा पहले दो टर्म्स को एज इट इज लिखना है, फिर बीच वाली टर्म को हाफ से, मतलब b को खाली हाफ से मल्टीप्लाई करना है. जो आंसर आएगा उसका एक बार प्लस में स्क्वायर, एक बार माइनस में स्क्वायर लिख के आगे एक्सपांशन को बेस फॉर्म में लिख के कंप्लीट करना था. ठीक है, स्क्वायर इस तरफ रूट में ले जाके लास्ट में आंसर आता था. लेकिन सर अब हम वैसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सामने 1 के अलावा कोई और एक नंबर है. और आपने बोला था ऐसा अगर होता है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, एडिशनल एक स्टेप करनी पड़ेगी. क्या? सिंपल है, हम जबरदस्ती का इस 5 को कॉमन निकाल लेंगे. कैसे पता है? अपना हंसना जायज था, बराबर है, क्योंकि भाई बाकी जगह पे तो 5 का टेबल भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कॉमन को कैसे निकलेगा? हाँ, ये क्या बता रहे हो आप? बहुत आसान है, एक बार सोच के देखो. क्या मैं ये कर सकता हूँ? 5 को मैंने कॉमन निकाल लिया, परफेक्ट. ब्रैकेट में बच जाएगा x², मतलब बोल सकते हो 1x² हो गया जो मेरे को चाहिए था. फिर सर यहाँ का क्या? यहाँ पे भाई इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना? नहीं समझे? चल देखते हैं. मान लिए -4/5x को मैं ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो क्या क्या होगा? 5 5 बचेगा क्या? -4, वही तो टर्म है. तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? करेक्ट, इसी को तो बोला मैंने जबरदस्ती को कॉमन निकालना. जबकि यहाँ पे कॉमन निकल नहीं रहा था, ये 5 के टेबल में नहीं आता है कोई नंबर, तो कोई बात नहीं, उसको डिवाइड करके लिख दो. अल्टीमेटली ये नंबर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना अंदर, और जब मल्टीप्लाई होगा 5 इस टर्म को तो 5 मर जाएगा, बचेगा क्या? 4x, वही तो टर्म बचेगी. आ गई दिमाग में बात? तो जो भी टर्म हम यहाँ से x² का जो कोएफिशिएंट कॉमन निकालेंगे वो सब में डिवाइड कर देगा, सीधा सिंपल काम. इसको बोलते हैं जबरदस्ती का कॉमन निकालना. ओके, या तो बच्चा यू भी समझ सकता है कि मैंने पूरे इक्वेशन के बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दिया. क्या ऐसा बोलना गलत होगा? अरे यार ध्यान दो, मैंने बोला, ध्यान दे, देख मैंने बोला कि यार ये इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो तब भी तो यही होगा ना. इधर 5 से डिवाइड होगा 5 5 मर जाएगा, बचेगा x². इधर 5 से डिवाइड होगा ये. या कॉमन निकालना समझो या बोथ साइड 5 से डिवाइड करना समझो, दोनों बात एक ही है. अरे यार यस और नो? तो यार इसको लिख लेते हैं. ठीक है, इस तरीके से. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/, इज इक्वल टू क्या? परफेक्ट. अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये 5 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके 0 के क्या हो जाएगा? डिवाइड. और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, कोई फर्क पड़ने वाला? तो क्या अब मैं अपने इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं? इसका अस्तित्व ही नहीं है, खत्म. ये 5 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई था, इधर जाके 0 को डिवाइड हुआ, 0 ही बचा, कुछ नहीं बचा. तो मेरा बेसिकली यही इक्वेशन अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है. ये मेरा इक्वेशन अब इस तरीके से दिख रहा है, जहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि अब मेरे x² का कोएफिशिएंट 1 है. ये स्टेप एडिशनल है बस, बाकी इसके आगे का सेम है जो हमने पढ़ा था. समझ में आया क्या किया? मतलब भाई 1 के अलावा कोई और कोएफिशिएंट अगर मेरे को दिख रहा है x² का, तो उसको 1 बनाने का तरीका ये है. ठीक है, दो तरीके से समझ सकते हैं, तो जबरदस्ती कॉमन निकालो या तो उसी कोएफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो. ऑलराइट, पहले टर्म में वो डिवाइड होने के कारण मर जाएगा, क्या तो कॉमन निकालने के कारण बाहर निकल जाएगा. कैसे भी समझ सकते हो. ये करने आ जाएगा. अब आपके पास एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, नया नहीं बोल सकते इसको, हालांकि इक्विवेलेंट है, इसी का इक्विवेलेंट है, तो सेम है, दोनों क्वाड्रेटिक के रूट सेम रहेंगे, बस हमने लिखा उसको अलग तरीके से. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पे क्या करें सर? इसके आगे की प्रोसेस रहेगी सेम. मतलब क्या? पहले दो टर्म्स को एज इट इज लिख लेते हैं. लिख लिया सर, लिख लिया सर. अब क्या करें? अब बोला कि यार बीच वाली जो b है, टर्म मिडल टर्म का जो b है, उस b को लेकर के क्या करना है? हाफ से मल्टीप्लाई करना है. अब बोल, उस b को लेकर के तूने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ? ये 4/5 को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ? 2/5 हुआ. क्या हुआ? तो 2/5 का बेटा एक बार प्लस में स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस में स्क्वायर करेंगे.
आगे वाली जो c है टर्म उसको लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, बोल क्या होगा -7/5, इधर जाकर के +7/5 गया। क्लियर? कोई टेंशन यहां तक? चीजें समझ आ रही है? सर इसके बाद क्या? अब ये 3 टर्म को देखो। किसको देखो? 3 टर्म को देखो। इन तीनों टर्म से सर हम इसका बेस फॉर्म निकालेंगे। ये एक्सपांशन है a - b² का। यहाँ पे माइनस साइन है ना, उसको नोट करना है। तो बेस फॉर्म कैसे लिखे? x² का x उठा लो, इधर का माइनस साइन उठा लो, इधर में जिसका स्क्वायर है उस टर्म को उठा लो और पूरे का स्क्वायर कर दो। अभी आप अगर क्रॉस चेक करके देखोगे इसका एक्सपांशन करके a - b² का एक्सपांशन a² - 2ab + b², अगर लगा करके देखोगे तो बराबर यही टर्म निकल करके आएगी। आई बात समझ? अरे हमने ये करके देखा है पहले, अब दिखाने की जरूरत? अरे यस और नो? आप पक्का नहीं दिखाओ ना, या क्रॉस चेक करके दिखाओ कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप चाहते हो? कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ू। आप क्या करें सर? चल इतने 3 टर्म का काम खत्म हो गया, इसको बेस फॉर्म में लिख दिया। आगे क्या है? -2 का स्क्वायर बोल 4, 5 का स्क्वायर बोल 25 = 7/5। ये भी कांस्टेंट लग रहा है, इसको भी लेके चले जाओ उस तरफ, इसको भी लेके चले जाओ उस तरफ। क्या लिखेगा सर? अब तो कुछ चंक स्टेप बची है 2-3, हमारा आंसर आ ही जाएगा तुरंत। क्या लिख लूँ मैं? x - 2/5 का होल स्क्वायर = 7/5, जो इधर इधर ही है, इधर का -4/25 इधर लेके चलते क्या हो जाएगा? +4/25 हो जाएगा। अब इससे डील करना हमको आता। कैसे डील कर? ओ किसकी बुक है? इससे कैसे डील करें? इससे कैसे डील करें? एलसीएम कर लेते, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा? 35 + 4/25 एक बार। अरे बच्चा समझ पा रहा है इसको? किसको कोई टेंशन? ये सबको आता? अरे सर नो? इतने आवाज सबके तुमची तोंड चिक्कू सारखी का झाली? आंब्याचा सीझन आहे, जरा फुला असं जरा, ठीक आहे बोला जरा। यस यस और नो? x - 2/5 का होल स्क्वायर = अब क्या लिखूं? 39/25। यहां पे पूरे एक ब्रैकेट का स्क्वायर इधर लेके चले जाते क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा 39/25। लेकिन सर हम तो जानते हैं क्या कि 39 का रूट नहीं निकलता, तो लिख वैसे। कौन बोला निकालने के लिए? लिख वैसे। क्या लिखे? √39। 25 का तो निकलेगा क्या? ओके सर। अब यहां पे ये क्या होगा? प्लस और माइनस होगा, जाहिर सी बात है ना। हाँ क्या? अरे बेटा रूट निकालते तो प्लस और माइनस नहीं लिखते। इसका भी रीजन समझाया था, शायद उस दिन तो एब्सेंट हो गए। फिर क्या समझाया था और एक बार बता दूं? चल नए बच्चे भी बैठे, एक बार बता देता हूँ। मान ले धेया, मैंने तेरे को बोला 2 का स्क्वायर कर, क्या लिखेगी? देखा, झूठ नहीं बोलना। क्या लिखेगी? जोर से बोल। 2 का स्क्वायर क्या लिखेगी? जोर से बोल। विश्वास है? कोई टेंशन? देखा, गलत नहीं बोलना, बहुत मार खाएगी। 2 का स्क्वायर क्या लिखेगी? 4 लिखेगी। अब मैंने बोला धेया -2 का स्क्वायर बोल। क्यों? कुछ और नहीं आया? विश्वास है पक्का? 4 ही आएगा। देखा, गलत तो नहीं बता रही है लड़की। क्या +2 का स्क्वायर भी 4 ही आया? क्या -2 का स्क्वायर भी 4 ही आया? तो जब मैं रूट के अंदर 4 पूछ लूं तो क्या बताएगी? ये किसका था? -2 वाले का था कि +2 वाले का था? तेरे को पता है क्या? क्योंकि हमको नहीं पता ये -2 वाले का स्क्वायर करके 4 बना था या +2 का स्क्वायर करके 4 बना था, हमको नहीं पता था। तो इसलिए जब उसका रूट निकाला जाएगा तो प्लस और -2 कर देंगे। आ रही है बात समझ? इसलिए बेटा जब भी हम लोग रूट निकालते हैं, यहाँ पे 25 का रूट निकाला तो आंसर लिखते समय कैसे लिखा? प्लस और माइनस में लिखा। आ रही है क्लैरिटी? अब क्वेश्चन नहीं है। चल अब रफ कर दिए बाजू वाला। अरे डाउट क्लियर? यस और नो? चल अब यहाँ पे क्या करें सर आगे? अब तो आ गए फाइनल आंसर के करीब है हम। इधर में पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, प्लस वाले टर्म को लग दिया, मतलब ये तुम्हारा रहेगा ये 39/5 प्लस में लिख दिया मैंने। और ये क्योंकि मैं माइनस वाली टर्म को क्या कर रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या रहेगा? +2/5। और x = एक बार ये प्लस में लिखा, एक बार मैं माइनस में लिख देता हूँ √39/5। और ये तो माइनस इधर जाके प्लस ही होने वाला, इधर जाएगा तो कुछ और नहीं होगा, तो ये +2/5। क्लियर आया? 2 आंसर कैसे बने? अरे आया नहीं आया?
ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसको देख, प्लस माइनस था इस वाली टर्म में, तो उसको मैंने प्लस और माइनस में स्प्लिट किया, बाकी ये वाली टर्म तो माइनस इधर जाके प्लस ही होने वाली है ना, तो ये दोनों बार प्लस ही हुई इधर जाकर के। क्लियर? अब क्या करें सर? अब तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं अब, 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 एक बार, और बोल बच्चा 2 माइनस रूट 39 अपॉन, अरे क्लियर यस और नो? तो ये बने मेरे दो सॉल्यूशन। सर ऐसा भी आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम? बुक में देखूं क्या? नहीं, ये सॉल्व है क्या? एग्जांपल अनसॉल्व है। प्रैक्टिस से 2.3 का 6 क्वेश्चन देख लेता हूँ, विश्वास होना चाहिए है ना। 2.3 का 6 क्वेश्चन क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। 2.3 का 6 क्वेश्चन देख बेटा, किसी एक को दिखाओ, आप सब देख नहीं पाएंगे। क्या है? 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 और 2 माइनस रूट 13 अपॉन, बराबर? अरे सर नो? अच्छा, तो ये इस तरीके से हम लोग जो है अपने आंसर्स को निकालेंगे। अब कभी कभी आंसर अच्छे भी आ सकते, इतने बुरे दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये रैंडम मैंने एक सवाल उठा लिया था, तो इसका आंसर ऐसे आया, जो कि बराबर है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी अच्छा आंसर भी आ सकते हैं, +5 -5 ऐसा कुछ, ठीक है, कभी कुछ और आ सकता है। तो हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले एग्जांपल्स के ऐसे गंदे ही आंसर आते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट रैंडम क्वेश्चन दैट आई पिक, दैट्स व्हाई। बाकी आप ये लिख लो, इसके बाद आपके लिए ऐसा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है। जल्दी लिख लो, राइट डाउन फास्ट। कबीर, नीरज और समीक्षा ऑफिस में बुलाए।
रुद्रेश तुझा डबा आला आहे, घेऊन जा. एवढ्या उशीर मी वाट बघत थांबलो, म्हटलं यांना सॉल्व्ह करायला दिले. घ्या पटकन, चला. इडी कुठली सांगायचं ना मला, मी विसरून जातो असंच गडबडमध्ये, लक्षात नाही राहत. घ्या, चला तुम्ही घ्या आता एक क्वेश्चन. हाँ, कौन सी मेथड से करना है? कमेंटिंग से, राइट? ठीक है.
वेरी गुड क्वेश्चन एवरीवन। 2y² बस हो गया x, थोड़ा y लो, प्लस 9y प्लस 10, सब प्लस इजी है, जनरल फॉर्म में भी। एवरीवन डू दिस एग्जाम्पल। निकालते हैं अभी बोर्ड पे, चल ध्यान दे। -2/5 और -5 ऐसा कुछ था ना। चल देख ले बेटा बोर्ड पे, सारे ध्यान दे, मैंने बोला। देख 1 2 3 इधर देख। अब हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। जो बच्चे नहीं आया, जिसको डाउट है, सब बच्चे ध्यान दे। क्वेश्चन है अपना 2y² प्लस 9y प्लस 10 = 0। मैं बन गया हीरो। अब यहाँ से 2 हटाना है, तो मैंने बोला या तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, या को 2 को ज़बरदस्ती वाला कॉमन निकालो। दोनों में से कुछ भी कर सकते, दोनों का मतलब एक ही है, बस मैं बोल रहा हूँ अलग तरीके से ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 बाहर, तो क्या बचेगा? फिर आप बताओ, आपको पता है अभी, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन आया। अब क्या करें बेटा, पहली 2 टर्म को तो एज इट इज लिख लेंगे, y² प्लस थैंक यू। तो यहाँ से इसका बेस फॉर्म उठा, ये एक्सपांशन है, एक्सपांडेड फॉर्म, इसका बेस फॉर्म उठा लेता हूँ। ये प्लस साइन यहाँ से उठा लिया, यहाँ से 9/4 उठा लिया, होल का स्क्वायर करना है, माइनस में बोलो कितना, अपॉन = y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर को रखते हैं ऐसा ही, = लगा के -y रखते हैं ऐसा ही, ये लेके जाते हो जाएगा +81/16। या तो बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। पहले 81/16 लिख दिया और ये -5 लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यस, = इसको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं सर? मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे किया जाता है? 81, ये माइनस साइन एज इट इज, 16 5 80 होल अपॉन 16। ये चीज़ सेम है यहाँ की, अब मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कोई मैथ्स का तरीका नहीं, ये सेम लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके। समझ आ रहा है? या लिख दूँ? कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? नहीं लिखता उससे अच्छा, छोड़ो। इसके बाद कौन सा लेक्चर है? ब्रेक है, ब्रेक मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। अब बोल, 81/80 1, 80/1 अपॉन क्या है बेटा? 16। किसकी वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू आई? y प्लस 9/4 के होल स्क्वायर की वैल्यू आई। होल स्क्वायर उस तरफ लेके जाते क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट में आ गया 1/16, इधर स्क्वायर था पूरे का, इधर जाके रूट बन गया पूरे को। सो y प्लस 9/4 मेरा बन जाएगा ±1/4। रूट 1 का आंसर 1 ही आता है, क्योंकि स्क्वायर भी 1 होता है, और हमारा 16 का रूट आ गया 4। फिर करेंगे y, अब यहीं पे इस तरीके से भी स्प्लिट कर सकता है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बच्चा ऐसे भी लिख सकता है y प्लस 9/4 = एक बार प्लस में 1/4 और y प्लस 9/4 = एक बार माइनस में 1/4। फिर जा करके क्या होगा? y = ये इधर चला जाएगा, 1/4 इधर का इधर, ये चला गया -9/4, ठीक है। और y = -1/4 था, ये चला गया, -9/4 हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ? बोल 1 - 9 4 एक बार, और y = -1 - 9 4 एक बार। फिर y = -8/4 और y = -10/4। यहाँ पे कर लेंगे 4 1 = 4 4 2 8, यहाँ पे करेंगे 2 2 = 4 2 5 = 10। तो यहाँ पे मिला y अपना -2, और यहाँ पे मिला y अपना -5/2।
आया सबको समझ? आया सबको समझ? आया सबको समझ? ठीक है, राइट डाउन। चलो टॉपिक लगाओ बेटा सब। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डालो टॉपिक जल्दी फास्ट। हाँ, बहुत प्यारा टॉपिक है। लीनियर में हमने एप्लीकेशन पढ़ा बेटा? अरे सर नो, हाँ यस सर बोलने। लीनियर में हमने एप्लीकेशन पढ़ा, वैसे ही क्वाड्रेटिक में भी है। वहां पे भी हमने देखा कि कोई हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता था, कंडीशन बना करके दी जाती थी, उस क्वेश्चन को पढ़ करके, उस प्रॉब्लम को पढ़ करके, उसमें से हम लोग क्या करते थे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करते थे। मतलब इक्वेशन हमको खुद नहीं दिया जाता था, हमको तो स्टेटमेंट दिया जाता था। उस स्टेटमेंट के ऊपर जो बेस्ट इक्वेशन है वो हमको फ्रेम करना पड़ता था। उस स्टेटमेंट को पढ़ करके समझ करके उसका इक्वेशन जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ता था, और फिर वो इस इक्वेशन लेकर के हम उसको सॉल्व करके उसके वेरिएबल का आंसर निकाल करके जो अननोन है उस स्टेटमेंट में वापस उसको उसी सेंटेंस फॉर्म में लिख करके पूरा सॉल्यूशन बना करके देते थे। यही पूरा प्रोसेस होता था एप्लीकेशन का, बराबर, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे हो रही है। वहां पे लीनियर इक्वेशंस थे इन टू वेरिएबल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे भी आपको कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, यहाँ पर भी आपको जो है बेसिकली उस क्वेश्चन को समझ करके, कंडीशन को समझ करके इक्वेशन बनाना होगा। उस इक्वेशन को बना करके, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के बाद उसको आप किसी भी मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद एंड में जो वेरिएबल का आंसर निकलेगा वो आप वापस सेंटेंस की फॉर्म में लिख करके बताओगे और आपका जो सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। यही चीज़ हमें करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है, इसका यूज़ रियल लाइफ में, ये चैप्टर कहाँ पे यूज़ होता है, ऐसे इक्वेशंस कहाँ पे यूज़ होते हैं, इसका सही में हमारे लाइफ में कोई पर्पसफुल यूज़ भी है या ऐसी बस हमको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है मैथ्स का। तो ये चीज़ बेटा एप्लीकेशन है जो आपको समझाएगी कि इनका यूज़ कैसे होता है, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे फ्रेम हो सकते हैं, और वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको कैसे हेल्प करेगा उनके जवाब दिलाने के लिए, ठीक है। सो बी एक्साइटेड। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है एप्लीकेशन है, एक सवाल लेकर के जल्दी हम शुरू करेंगे और समझेंगे कैसे कंडीशन को लेकर के इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। आप सारे बच्चे जल्दी से हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर, इतना खुश मत हो, सच में नहीं तेरे पास। इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर प्रज्वल, ओके। ये बुक वाले पता नहीं बड़े भद्दे से नाम लेगा, अब किसी का होगा तो ऑफेंड नहीं होना, ऐसे नाम इनका रत्नाकर राव, अबे काय को रत्नाकर राव, इतना मिस्टर प्रज्वल, ओके लिखो। हाँ क्या बोला मैंने, देयर इज अ रेक्टेंगुलर ऑनियन स्टोर हाउस इन द फार्म ऑफ मिस्टर प्रज्वल एट पुणे, एट पुणे, ठीक है। इनका अलग है, गाँव भी बड़ा कहाँ से ढूंढ के लाई, तिवासा होगा नहीं पता, ठीक है। हम कहाँ पे लिखे, एट पुणे, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस is more than its breadth, more than its breadth। रिपीट करता हूं, the length of rectangular base is more than its breadth by 7 मीटर। सारे लिख रहे हैं साथ में कि रिपीट करूं, चलो एक बार रिपीट करता हूं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर एंड डायगोनल इज more than length, more than length
by 1 meter and diagonal is more than length by 1 meter. फुल स्टॉप लगा के आगे लिखो, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टोर हाउस. फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्टोर हाउस. चल बेटा ध्यान दे. रीड किया सबने क्वेश्चन? चल क्या समझ आया? एक रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस है और उसके लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल के बारे में कुछ तो बताया जा रहा है. ठीक है, अब रेक्टेंगल कैसे दिखता है यार? यहाँ पे बना लेते नॉर्मल सा एक रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल है, बराबर बात? हाँ यस सुनीता, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है तुझे? ठीक है. और डायगोनल कुछ इस तरीके से होगा. अब मेरा थोड़ा टेढ़ा चला गया, कॉर्नर पे आना चाहिए. ठीक है, यू अंडरस्टूड. अब भाई एक बात फिक्स है, कर लो कर लो कर लो कर लो. नहीं पी ले, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ले ले, करेंगे शुरुआत से. इतना ब्रेक चलता है, ले ले. लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, आप ले लो. पी ले रक्षा पानी. सर अब मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी. आपने मुझे ब्रेक नहीं दिया. नहीं नहीं नहीं. ऑलराइट, मिस्टर प्रज्वल के पास है एक फार्म. फार्म में है उनके एक स्टोर हाउस जिसका शेप है रेक्टेंगल की तरह, और उस रेक्टेंगल के बारे में कुछ बताया जा रहा है. ये पूरी जो कहानी है, मिस्टर प्रज्वल, उनका पुणे में फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस रेक्टेंगुलर है, ऑनियन का स्टोर हाउस है, ये सब बकवास है. ये सब बकवास है. हमको इसमें से क्या चाहिए? खाली रेक्टेंगल चाहिए. उन्होंने रेक्टेंगल को जोड़ के पूरी पूरी कहानी बनाई है. हमको उस कहानी से कोई लेना देना नहीं है. ना हमको मिस्टर प्रज्वल से लेना देना है, ना उनके ऑनियन स्टोर हाउस से लेना देना है, ना उनके फार्म से लेना देना है, ना उनका फार्म कहाँ पे पुणे में उससे कुछ लेना देना है. पूरा के पूरा ये सब जो है घोल आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है. बाकी जो इसके अंदर से मेन चीज हमको चाहिए वो खाली है रेक्टेंगल, और कुछ नहीं चाहिए. और उसके लिए दी गई हमें जो कंडीशन है कि भैया ब्रेथ का क्या है, लेंथ के बारे में क्या है, कि कौन किससे बड़ा है, वो कंडीशन चाहिए. बाकी किसी से हमको लेन देना वो हमारे प्रॉब्लम का हिस्सा ही नहीं है. हालांकि हम एंड में आंसर जब देंगे तो उसी तरीके से देंगे जैसे उन्होंने पूछा है, वो बात अलग है. लेकिन हमको उससे कोई लेना देना कंडीशन के लिए नहीं है. कंडीशन तो बस वही से बनेगी कि उसकी ब्रेथ किससे कितनी बड़ी है, क्या है, जो बोला है ना, इज मोर देन इज ब्रेथ बाय 7 मीटर, और उससे. ठीक है, समझते. रेक्टेंगल है, दिख रहा है बोर्ड पे सबको रेक्टेंगल, तुषार? अब इस रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, वैसे तो तीन, अब दी हुई तीन चीजें. दो क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ जो इंपॉर्टेंट, जिससे रेक्टेंगल बनेगा. और तीसरी चीज इसका डायगोनल. डायगोनल क्या होता है बेटा? तो कॉर्नर्स को जोड़ रहा होता है, बराबर? दिख रहा है सामने आपको जो मैंने बनाया. अब इसके कारण आप देखोगे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बन रहा है. पूरी की पूरी स्टोरी जो है यहाँ पे इसी में छुपी हुई है. मेन तो जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है वो इसी चीज से होने वाला है. समझो ध्यान से. रीड किया सबने क्वेश्चन? हाँ, डायगोनल मैंने बनाया, टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो, चल ठीक है. अब यहाँ पे ये है, मान ले लेंथ, ये है ब्रेथ बी. लेंथ को मैंने बोल दिया L, ब्रेथ को मैंने बोल दिया B, और डायगोनल को मैं बोल देता हूँ D. अरे सिंपल रखते हैं चीज़ों को, यस और नो. चीज़ों को सिंपल रखते हैं ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नको. हाँ, मैं जानता हूँ भाई रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, पक्की बात. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल. रेक्टेंगल के सभी एंगल, जैसे बोर्ड है, सभी एंगल कैसे है? राइट एंगल है बेटा, 90 डिग्री है. तो क्या ये बात पक्की होगी कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर. और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दुनिया का सबसे फेमस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम. पक्की बात. और पाइथागोरस थ्योरम हर एक बच्चा जानता ही होगा. ये मैं समझ के इस प्रॉब्लम को आगे शुरू करूँगा. पूछ लूँ, बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कौन अच्छे भाषा में बताएगा, जैसे पढ़ाया जाता है वैसे बुकिश लैंग्वेज में? कौन बताएगा? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of square of its remaining two sides. ऐसे ही होता है ना?
अरे सर नो, इन राइट एंगल ट्राइंगल the square of hypotenuse is equal to sum of squares of its remaining two sides. यही होता है पाइथागोरस थ्योरम. नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, या फिर बच्चा बोलता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ऐसे ही पढ़ाया जाता है. क्लियर है? लेकिन मालूम सबको है? अरे सर नो, सबको मालूम है. तो अब यहाँ पे शुरू कर दे कंडीशन के हिसाब से बात. तो मेरे क्वेश्चन में पहले अपन रफ सॉल्व कर लेते, फिर अपन डिटेल में करेंगे कैसे लिखा जाता है उस तरीके से. पहले रफ आइडिया दे देता हूं आपको, ठीक है. पहले मेरे क्वेश्चन में बताया जा रहा है यहाँ पे बेटा, कंडीशन 1 में ऐसे दो कंडीशन यहाँ पे देखना. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर. क्या बोला? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस, लेंथ की बात की जा रही है, मतलब एल की बात की जा रही है. बोलता है कि लेंथ क्या है, कैसी है, कितनी बड़ी छोटी, क्या उसके बारे में कुछ तो बताया जा रहा है ना. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस इज व्हाट, क्या, इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय कितना, 7 मीटर. बराबर. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर. देख जरा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय हाउ मच, 7 मीटर. मतलब जो लेंथ होगी ना रेक्टेंगल की, वो जितनी भी उसकी ब्रेथ होगी उससे 7 मीटर ज्यादा है. बराबर बात. यही बताया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन में, इस सेंटेंस में. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज व्हाट बेटा, इज मोर देन इट्स ब्रेथ बाय 7 मीटर, या फिर 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. क्लियर? ये इक्वेशन मेरे को समझ आया कि लेंथ के बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, b+7. क्या मैं लेंथ के ही बदले ये लिख सकता हूं कि ये b+7 है, 6+7 नहीं, b+7. ठीक है, b+7 है. लेंथ क्या है, b+7 है. ओके. दूसरी बात, एंड डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर. ओए होए 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 होए, डायगोनल के बारे में बताया जा रहा है. डायगोनल के बारे में बताया जा रहा है. क्या बताया जा रहा है, डायगोनल इज किधर गया बे, डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर. मतलब डायगोनल की इंफॉर्मेशन दी जा रही है डी की, कि वो लेंथ से कितना ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है. तो मैं लेंथ को बोल देता हूं l+1. तो डायगोनल मिल गया, डायगोनल इज मोर देन इट्स लेंथ बाय 1 मीटर. ओके, ये इक्वेशन बनेगा. लेकिन मैं यहां पे जानता हूं कि मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, जहां पे एक ही वेरिएबल चलेगा पूरे इक्वेशन में. इन इक्वेशन के 2 वेरिएबल 2 कंडीशन तो चलने वाली नहीं है. तो फिर यहां पे सिर्फ इसको क्या कर लेते हैं, लेंथ को वापस ब्रेथ की रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं. चलेगा? तो ब्रेथ की रिस्पेक्ट में मैं लेंथ को क्या लिख रहा था, b+7. तो l जहां जहां पे दिखे वहां पे मैं क्या डाल सकता हूं, b+7. ये प्लस क्या है, 1. तो क्या बन जाएगा, b+7+1 यानी कि b+. तो डायगोनल कितना मिला, b+8. मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को b के रिस्पेक्ट में मिल गई. ये लेंथ भी मेरे को b की टर्म्स में पता है, ये लेंथ भी मेरे को b की टर्म्स में पता है, और ये लेंथ भी मेरे को b की टर्म्स में पता है. आ रही है बात समझ? सब मैंने एक वेरिएबल में बना लिया. प्रोसेस समझ आ रही है क्या कर रहा हूं मैं, या कंफ्यूजन बढ़ रहा है? अरे यस और नो? ध्यान है सबका? कबीर? यस, ध्यान दो बेटा. मैंने बोला डायगोनल की इंफॉर्मेशन हमको दी है. क्या दी है, कि डायगोनल जो है उसके लेंथ से, उसी रेक्टेंगल के डायगोनल की बात की जा रही है, कि वो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ना, उसके लेंथ से कितना बड़ा है, 1 मीटर से बड़ा है. तो मैंने लिख दिया d = l+1. चलेगा? कि डायगोनल जो है लेंथ से 1 मीटर से ज्यादा है. ओके. फिर मैं बोला यार l की रिस्पेक्ट में लिख के तो चलेगा नहीं, अपने को पूरा सब एक वेरिएबल के फॉर्म में बनाना है. तो b की रिस्पेक्ट में लिखते हैं. कैसे लिखा जा सकता है, मैंने बोला l की इंफॉर्मेशन तो पता है ना अपने को, l क्या है, b+7 है. वो थोड़ी ना बदलेगा, हमेशा b+7 ही रहेगा ना, कंडीशन फिक्स है ना, उसी रेक्टेंगल के लिए है ना. तो l क्या है, b+7 है. तो l की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, b+7 डाल दिया. आगे का +1 है वैसा ही है, देख आगे का +1 है वैसा ही है. फिर b+7+1 आ गया ब्रैकेट के बाहर निकल के, 7+1 8 हो गया, b+8. तो डायगोनल मेरे को मिला b+8. आ रही है बात समझ? क्लियर? तो अब अगर मैं बस इस ट्रायंगल को बाहर निकाल करके देख लूँ अपने ज़रूरत के लिए, अगर मैं बस इस ट्रायंगल को बाहर निकाल करके देख लूँ, इतना ही मेरे को देखना है, ठीक है, मैं इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो है ये बन चुका है मेरा, बोलो क्या, b+7, ये बन चुका है b+8, और ये बन चुका है b. ओके. तो अब हम लोग हैं होशियार. हम कैसे होशियार है हम लोग, है ना. हम
तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन बी की टर्म्स में लेकर के आ गए। अब मैं क्या करता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना शुरू करता हूं इसको। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, बोला ना। ध्यान दे, मैंने बोला हाँ, यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब मैं लिखूंगा कैसे? मेरे को पता है ना बी अब्सेंट है ना भाई, बी की टर्म्स में निकालना है ना आंसर, तो मैं बी को वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूँ। यानी कि वैसे तो बोलने को बी भी बोल सकता हूँ, लेकिन हमको एक्स पसंद है। हमको क्या पसंद है? एक्स पसंद है, गलत मतलब नहीं निकालना, ठीक है? हमको एक्स पसंद है तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। रेक्टेंगल भी मत बोलो, उन्होंने रेक्टेंगुलर बेस बोला है ना, उस स्टोर हाउस होगा ऐसा बड़ा, उसका बेस रेक्टेंगुलर है ना, उसकी बात की। तो रेक्टेंगुलर बेस, जिस भाषा में सवाल दिया उसी भाषा में आंसर करना सीख जाओ, खत्म खेल। सब यही पे लॉजिक। तो मैंने मान लिया लेट एक्स बी द लक्ष्य दे सर, काय सर? हाँ, लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है? रेक्टेंगुलर बेस की जो ब्रेथ है उसको मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। अब दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं समझता हूं, तो मैंने यहाँ पे तीनों को लिखना जरूरी समझा कि पहले लिख लेते लेंथ क्या है। तो लेंथ क्या है बेटा? तो बोला लेंथ बोल, क्या बोला था आपने को? तो मैं इसको अब x + 7 बोल दूँ क्योंकि ब्रेथ को मैंने x मान लिया। चल ठीक है, हाँ यस, कोई क्वेश्चन? फिर मैंने क्या अच्छा, ये पूरी वैल्यू मीटर में गिनी जा रही तो यूनिट भी लिखेंगे मीटर, ठीक है? हाँ, मार्क्स जाने का कहीं पे चांस ही नहीं देना है, ठीक है? यूनिट सब लिखेंगे बराबर। एम क्या है? मीटर, ठीक है? इतना मीटर, इतनी मीटर लेंथ है। डायगोनल बोल क्या है? अब डायगोनल हमने तो उसको सीधा इस तरीके से लिखा ना, तो हम बताएंगे वहाँ पे लिख करके उनको बराबर से, टेंशन नहीं लेने का, हम बताएंगे उनको। क्या बताएंगे? एक्चुअल में क्या था वो? लेंथ + 1 था। तो मैंने बोला लेंथ क्या है, यहाँ पे निकाल रखिए, x + 7 है, +1 बन जाएगा। बोले तो x + 8 मीटर क्या बन गए बेटा? डायगोनल। निकाल लिया इतना, ओके। फिर आगे बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप बता सकते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर। बोले तो बोल बेटा, यहाँ पे हम b को क्या बोल रहे हैं? x बोल रहे हैं, यस। 8 का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू बोर लेंथ स्क्वायर, यानी कि लेंथ क्या बनी है? x + 7 स्क्वायर प्लस ब्रेथ मेरी खुद क्या है? b है या x है, तो x स्क्वायर, ये बनेगा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखने के लिए। कैसे करोगे सिंप्लीफाई? अरे एक्सपांशन दिख रहा है, और क्या है? क्या है? एक्सपांशन है ना। किसका एक्सपांशन है? a + b द होल स्क्वायर का। क्या होता है एक्सपांशन? a² + 2ab + b²। पूरी जगह पे एक्सपांशन करके उसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं सीधा इक्वेशन लिखूं? क्या करके दिखाऊं पूरा? यार ये सब करना, देखो आपके चेहरे देख के ना मैं सीधा इक्वेशन लिखना चाहता था, क्वाड्रेटिक लिख दूं? देख ले करता हूं। a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab मतलब 2x और 2 8 16x, ठीक है? 2ab + b² यानी कि 8 का स्क्वायर कितना? 64। लिख दूं सीधा या वो भी लिख के दिखाऊं? इज इक्वल टू, ये बोल
एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14 एक्स प्लस 7 7 जा 49 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर। अब कर यहाँ पे चल बता, क्या मैं ये बोल सकता हूँ भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर मर गया, उधर का एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर बोल क्या होगा, उधर का एक्स स्क्वायर इधर लेके आए माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये 16 एक्स इधर लिखा, इधर से माइनस 14 एक्स हो गया, प्लस 14 एक्स इधर आकर के, फिर ये प्लस 64 इधर रखा, माइनस 49 आया, इस तरफ कुछ नहीं बचा, ठेंगा 0। ठीक है, आ रहा है समझ? किस किस को नहीं आया हाथ ऊपर करो, 1 2 3 4 5 एवढे गाढव असतात पण गपचूप बसतात लपून आहे ना, सांगत नाही लगेच। चल एक्सपांशन समझ आया क्या? एक्सपांशन समझ आया क्या? क्या वही पे समझ नहीं आया? संकेत एक्सपांशन नहीं समझ आया, उसके लिए फॉर्मूला मालूम चाहिए। क्या फार्मूला है? फार्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये आना पड़ेगा, 7वीं कक्षा का फॉर्मूला है, ये नहीं आएगा तो कैसे आएगा? तो ये हमने एक्सपांड किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर को एक्सपांड किया, आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 8 जा 16 इंटू x 16x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी एक्सपांड किया, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दिया। अब दोनों प्लस प्लस दोनों इज इक्वल टू के दोनों तरफ कट हुए, क्योंकि ऐसा समझो ये प्लस इधर आकर के माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 कट हो गया। ठीक है, और बचा हुआ तो मैंने एज इट इज लिख लिया, तो मैं ये एक्स स्क्वायर बचा हुआ एक एक्स स्क्वायर जो था तीसरा वो इधर लेके आया, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, 16x इधर है वैसा ही है, प्लस 14x था इधर लेके आया, माइनस 14x हुआ, 64 है वैसा ही है, प्लस 49 था इधर लेके आया, माइनस 49 हुआ, इज इक्वल टू के इस तरफ का सब इस तरफ आ गया, इधर बचा खाली 0। अब क्या होगा सर? सिंप्लीफाई करो यार, अब कुछ नहीं है। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x कितना बचा? प्लस 2x बचा। अरे सर नो, इधर बोल 64 माइनस 49, 64 माइनस 49 कितना? 1 डालो 50, 60 10 4 14 1 15। ठीक है, मतलब कितना बचा? प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मेरे को ऐसा सर अच्छा नहीं लगता, शुरू में माइनस लिखना मेरे को पसंद नहीं है, ची क्या करेंगे, सब साइन बदल दो। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो वर्ड प्रॉब्लम था उधर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मिला लिया। यही तक का काम सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद का काम को आपको अच्छे से आता ही है। चाहे जो मर्जी आप मेथड लगा लो, आप चाहे फॉर्मूला मेथड लगाओ, आप चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, अगर फैक्टराइजेशन इजी लगता है तो फैक्टराइजेशन लगाओ, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम कोई इक्वेशन आपको तय करना आना चाहिए क्या इजी होगा, और वो लगा करके आप एंड में क्या करो, इसका आंसर निकाल लो। निकाल पाओगे? चलो एक बारी मैं करता हूँ पूरा, टेंशन मत लो, अगला वाला आपको देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाजू में, ये मेरा आया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोल बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, बराबर आया क्या? ठीक है, यस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देते हैं। ओके, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? देख यहाँ पे a इंटू सी बोल कितना आएगा, माइनस 15 डायमंड बनेगा, नीचे क्या आएगा माइनस 2, बोल बेटा फैक्टर बोल, फैक्टर 3 5 15 है ना, या फिर 5 3 15। अब बेटा साइन क्या लगाओ, माइनस 2 आना है मतलब 5 को माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 और माइनस 5 इंटू प्लस 3 माइनस 15 डाल देते यहाँ पे फैक्टर्स। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो ग्रुप बना लिए, कॉमन निकाला, इधर से x बोल x माइनस 5, इधर में बोल बेटा प्लस 3, इधर वाला x माइनस 5 बोल देख 3 इंटू एक्स 3x 3 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम आ गए, एक बार लिखना x माइनस 5 बोलो, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का साथ छोड़ना नहीं है, आखिर तक अब 0 बांट देंगे। बोलो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू भी 0। बोल x इज इक्वल टू आया 5 और x इज इक्वल टू आया माइनस 3। अरे समझ में आया सर नो? इजी है ना? अरे ये क्योंकि आपको आता है इसलिए राजधानी एक्सप्रेस चलानी पड़ी। ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं, आपको आता है ना? ये एक को ही आता है, आपको आता है ना ये? मैं अगर 2 घंटा कंटिन्यू चिल्ला चिल्ला के बात कर सकता हूँ, बीच में ये सर करने के लिए अब इतनी बात नहीं कर सकते? हाँ मुंह दुख जाएगा आपका। चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला तो आंसर आया x का प्लस 5, दूसरा आंसर आया माइनस 3। अच्छा x क्या था बताओ जरा, x क्या था? सर x तो ब्रेथ था, हमको मालूम है, येड़ा नहीं बना सकते, x तो ब्रेथ था। तो मैंने बोला ब्रेथ की वैल्यू मिल गई, ब्रेथ की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली? या तो 5 या तो माइनस 3। लेकिन सर
ब्रेथ तो लेंथ है, आखिरकार गिनना पड़ेगा, तो माइनस में कभी हो नहीं सकती, इसलिए हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -3 इज निग्लेक्टेड, या फिर कैन नॉट क्या होता है स्पेलिंग कैन नॉट का, CANNOT, कैन नॉट, हाँ आता है मेरे को, कैन नॉट बी द लेंथ, है ना। Therefore x is equal to 5 is breadth of rectangular base, लिखोगे आप, तो x is equal to 5 हो गई हमारी रेक्टेंगल की ब्रेथ, बराबर बात, कंफर्म है। अब सर क्योंकि ब्रेथ मिल चुकी है तो बाकी इक्वेशन में वैल्यू डाल करके उनकी लेंथ और डायगोनल भी मैं निकाल सकता हूं, हालांकि उन्होंने डायगोनल तो पूछा ही नहीं, उन्होंने तो हमको क्या बोला है लास्ट में, बस खाली फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टोर हाउस, बराबर, जहां पे ब्रेथ ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, हम बस लेंथ निकालना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू, बोल बेटा क्या है, x + 7 है, बराबर बात, तो बोल इधर x कितना है 5 + 7 हो जाएगा, बोल कितना आया 12 मीटर हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा, इधर हाँ मीटर का यूनिट लगा हुआ बहुत जरूरी है, 5 मीटर, यहाँ पे मैं बोला x इज इक्वल टू 5 मीटर इज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस, और यहाँ पे लिखेंगे लेंथ कितनी आई, देयरफॉर द लेंथ एंड ऑफ, हे हैंडराइटिंग समझ आ रही है ना एकदम बढ़िया, हे हाँ बोल, रेक्टेंगुलर स्टोर हाउस इज, हाँ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ के लिए लेंथ लिखेंगे, ब्रेथ के लिए ब्रेथ लिखेंगे रिस्पेक्टिवली, है ना। लेंथ बोल बेटा 12 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, अरे आया समझ, यस और नो, पक्का, हाई फाई, ठीक है, छाप लो फिर एक सवाल आपके लिए चाहिए। एप्लीकेशन का ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन यूनिक है, आप एक जैसा नहीं सॉल्व कर सकते किसी को, है ना, सब क्वेश्चन में अलग कंडीशन रहेगी, अलग इक्वेशन बनेगा, वो आपको खुद कंडीशन को समझ के अच्छे से निकालना होगा। चलो राइट डाउन फास्ट, और फिर भी अगर कोई सवाल डाउट रहता है तो हाथ ऊपर करके पूछ लो।